इंडिया का अल्कोबेव सेक्टर 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है एंड इट इज द थर्ड लार्जेस्ट अल्कोबेव मार्केट इन द वर्ल्ड। यस, जितना बड़ा इंडिया में फार्मा यानी दवाई सेक्टर है उतना ही बड़ा दारू सेक्टर है। अल्कोबेव सेक्टर इंडिया के नॉमिनल जीडीपी में लगभग 2% कंट्रीब्यूट करता है एंड ये 79 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। एंड हाल ही में इस सेक्टर में दो इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। पहला, सेक्टर के एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स जैसे यूनाइटेड ब्रूअरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स काफी एक्टिवली न्यू एज अल्कोबेव स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अप्रैल 2024 में यूनाइटेड स्पिरिट्स ने अल्कोबेव ब्रांड पिस्तोला में 5.65 करोड़ इन्वेस्ट किया था फॉर 15% स्टेक। बीरा 91 ने जून 2024 में अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर किरिन होल्डिंग से $25 मिलियन रेज किया था। डियाजियो ने नाउ स्पिरिट्स में इन्वेस्ट किया था। तिलक नगर इंडस्ट्रीज एक लिस्टेड अल्कोबेव कंपनी है, इसने भी स्पेसमैन स्पिरिट्स में 13.15 करोड़ इन्वेस्ट किया है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज जो हो रही है वो है रेगुलेटरी चेंजेस एंड रेगुलेशंस का इम्पैक्ट इन कंपनीज पे। यूनाइटेड ब्रूअरीज ने हाल ही में तेलंगाना में बियर सप्लाई बंद कर दिया था। यूनाइटेड ब्रूअरीज इंडिया के बियर मार्केट का 50% होल्ड करता है। ये किंगफिशर और हाइनिकेन जैसे बियर ब्रांड्स भी ओन करता है। हालांकि अब सप्लाई वापस रिज्यूम हो गया है, बट इस मूव से तेलंगाना गवर्नमेंट को पोटेंशियली बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। 4500 करोड़ का एक्साइज रेवेन्यू का लॉस हो सकता था जो अब बच गया है। तो इतना सब न्यूज़ देखकर मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए कि आखिर अल्कोबेव सेक्टर में चल क्या रहा है। जहां एक तरफ इतने इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड ब्रूअरीज ने ऐसे स्टेप क्यों लिया जहां उनका इतना रेवेन्यू इम्पैक्ट हो सकता था। एंड अल्कोबेव इंडस्ट्री ऑपरेट ही कैसे करती है, अल्कोहल कैसे बनता है, मेजर कॉस्ट्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस कौन से हैं, एटसेट्रा। तो हमने इस पे रिसर्च स्टार्ट किया एंड हमें जो समझ आया वो हम आपको आज डिटेल में आराम से एक्सप्लेन करेंगे। आप पेन पेपर लेकर रेडी हो जाओ, इनसाइट्स नोट कर लो। सोर्सेज मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, बेसिक्स अबाउट द अल्कोबेव सेक्टर, जिसमें हम अल्कोहल बनता कैसे है वो समझेंगे एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम समझेंगे कि अल्कोबेव कंपनीज में कौन से कॉस्ट्स मेजर होते हैं। सेकंड, इंडिया में अल्कोबेव सेक्टर का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड कितना है, टॉप प्लेयर्स का मार्केट शेयर कितना है एंड इस सेक्टर में चैलेंजेस क्या है। थर्ड, अभी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं हम उनका कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। हम देखेंगे कि क्यों एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स अब स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इससे उन्हें क्या फायदा हो रहा है। एंड फाइनली हम अल्कोबेव सेक्टर के अपकमिंग ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में बहुत सारे इंसाइट्स हैं, तो लास्ट तक बने रहना। शुरू करते हैं। अल्कोबेव सेक्टर में 3 टाइप्स के अल्कोहल होते हैं, स्पिरिट्स, बियर एंड वाइन। अल्कोहल का टाइप यूजुअली उनके प्रोडक्शन मेथड से डिटरमाइन होता है और अल्कोहल बनाने के 2 तरीके होते हैं, फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन। फर्मेंटेशन में ईस्ट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शुगर और ग्रेन्स को खाकर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बियर और वाइन बनता है। बियर की बात करें तो इसे बनाने के लिए पहले बार्ली को पानी में सोक किया जाता है, फिर सुखाया जाता है, उसके बाद इस मिक्सचर को ईस्ट में ऐड किया जाता है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ईस्ट ग्रेन्स को खाकर अल्कोहल और CO2 प्रोड्यूस करता है और यही अल्कोहल बियर होता है। बियर में अल्कोहल बाय वॉल्यूम या ABV मतलब अल्कोहल कंटेंट पर ड्रिंक लगभग 4 to 8% होता है। वाइन भी फर्मेंटेशन से ही बनता है। इसमें मोस्टली बार्ली की जगह ग्रेप्स यूज किया जाता है। वाइन में ABV 5 to 25% तक हो सकता है। अब समझते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन फर्मेंटेशन का ही एक एक्सटेंशन है मान लो। इसमें फर्मेंटेड लिक्विड को हीट किया जाता है, इससे अल्कोहल वेपराइज होने लगता है और फिर उस अल्कोहल को कंडेंस किया जाता है ताकि अल्कोहल कंटेंट बढ़ जाए। रिपीटेड डिस्टिलेशन के प्रोसेस से अल्कोहलिक कंटेंट बढ़ाया जा सकता है। जब अल्कोहल का कंटेंट 95% हो जाता है, इसे एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या ENA कहते हैं। ये कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, IFB एग्रो इंडस्ट्रीज वेस्ट बंगाल की एक लिस्टेड कंपनी है। ये ENA मैन्युफैक्चर करती है। यूजुअली स्पिरिट्स कंपनीज के लिए ENA एक रॉ मटेरियल होता है। कंपनीज ENA को डाइल्यूट करके इसमें फ्लेवर्स ऐड करते हैं और स्पिरिट्स बनाते हैं। स्पिरिट्स डिस्टिलेशन से बनते हैं, यूजुअली ग्रेन्स या शुगर केन मोलासेस से। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल स्पिरिट्स ग्रेन से स्पिरिट्स बनाता है और ओल्ड मॉन्क मोलासेस से। और जैसा हमने समझा, डिस्टिलेशन से अल्कोहलिक कंटेंट बढ़ जाता है, इसीलिए स्पिरिट्स में 40% तक ABV होता है। और इंडिया में सबसे ज्यादा स्पिरिट्स ही कंज्यूम किया जाता है, ऑलमोस्ट 92%।
बियर कुछ 8% कंज्यूम होता है और वाइन बिल्कुल नेग्लिजिबल है। स्पिरिट्स जो सबसे ज्यादा कंज्यूम होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, IMIL एंड IMFL। IMIL मतलब इंडियन मेड इंडियन लिकर यानी कंट्री लिकर या देसी दारू। IMIL लोकल फ्रूट फ्लेवर से बनते हैं और हर स्टेट के अपने लोकल फ्लेवर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोवा में फेनी फेमस है, ये कोकोनट या कैश्यू से बनता है। बिहार, बंगाल और झारखंड में महुआ फेमस है। दूसरा टाइप है IMFL मतलब इंडियन मेड फॉरेन लिकर। इसमें ब्रांडेड अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे कि रम, वोडका, विस्की वगैरह आते हैं। डैम कैपिटल रिसर्च के हिसाब से इंडियंस IMFL ज्यादा कंज्यूम करते हैं, 36% बाय वॉल्यूम बट 72% बाय वैल्यू। IMIL का अल्कोहल कंटेंट और प्राइस दोनों ही IMFL से काफी कम होता है। जहां IMIL का मिनिमम रिटेल प्राइस कुछ 26 पैसा पर ml है, वहीं IMFL 90 पैसा पर ml पे बिकता है। बेसिकली IMFL का प्राइस 3 गुना से भी ज्यादा है। लोअर प्राइस पॉइंट के कारण IMIL ज्यादा अफोर्डेबल है एंड ये लेसर एफ्लुएंट एरियाज में मोस्टली कंज्यूम होता है। IMIL ज्यादा हेविली रेगुलेटेड भी है। सदर्न इंडिया में तो ये बैंड है और इंटरेस्टिंगली जब भी पास्ट में कोई स्टेट में IMIL बैन हुआ है, बहुत कस्टमर्स ने IMFL पे स्विच किया है और IMFL वॉल्यूम्स में एक सडन जंप देखने मिला है। ये देखो, जब कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में आरक बैन हुआ तो कैसे IMFL सेल्स बढ़ गए थे। अब IMFL भी 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ब्राउन स्पिरिट्स जैसे विस्की, ब्रांडी एंड रम एंड व्हाइट स्पिरिट्स जैसे वोडका एंड जिन। इनमें डिफरेंस क्या होता है? मेजर डिफरेंस कलर एंड फ्लेवर का होता है। और ये कैसे आता है? देखो, ब्राउन स्पिरिट्स को वुडन बैरल्स में एज किया जाता है जिससे इनमें कलर आ जाता है, फ्लेवर और अरोमा भी एनहांस हो जाता है। और इंडिया में सबसे ज्यादा ब्राउन स्पिरिट्स ही बिकता है। वॉल्यूम वाइज व्हाइट स्पिरिट टोटल मार्केट का सिर्फ 2.6% है एंड वैल्यू वाइज 7.8%। विस्की जो एक ब्राउन स्पिरिट है, अकेले ही टोटल IMFL सेल्स का लगभग 68% कंट्रीब्यूट करता है। चलिए, अब आपको अल्कोहल प्रोडक्शन का तो थोड़ा आइडिया लग गया होगा और कैसे डिफरेंट टाइप के अल्कोहल एग्जिस्ट करते हैं वो भी समझ आ गया होगा। अब इस सेक्टर के वैल्यू चेन को समझते हैं। अल्कोबेव सेक्टर के वैल्यू चेन में 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके मैन्युफैक्चर करना, बॉटलिंग और पैकेजिंग करना और फिर प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। इन तीनों स्टेप्स पे ही 3 मेजर कॉस्ट्स होते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट, पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तीनों कॉस्ट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल कॉस्ट। ये यूजुअली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 8 to 13% होता है। मतलब अगर आप 100 रुपीज की दारू खरीदते हैं तो कंपनी के लिए उसका 8 to 13% रॉ मटेरियल में चला जाता है। एलीड ब्रेंडर्स एंड डिस्टिलर्स का तो ये कॉस्ट 16% तक जाता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए ग्रेन्स, फ्रूट्स या शुगर केन रॉ मटेरियल की तरह यूज किए जाते हैं और ये सारे इंग्रेडिएंट्स एट द एंड ऑफ द डे हैं तो कमोडिटीज ही। इन्फ्लेशन एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं और इनका प्राइस थोड़ा भी बढ़ता है ना तो कंपनीज के प्रॉफिट्स पे एक मेजर प्रेशर डालता है। तो कंपनीज कोशिश करती हैं कि वो रॉ मटेरियल कॉस्ट कम करें और कंसिस्टेंट सप्लाई इंश्योर करें। यूनाइटेड ब्रूअरीज का एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंपनी के लिए बार्ली सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है और बार्ली को इजीली सोर्स करने के लिए यूनाइटेड ब्रूअरीज ने अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कर्नाटका, हरियाणा और राजस्थान में सेटअप किया है। और अगर हम बार्ली प्रोडक्शन का लैंडस्केप देखें तो इंडिया में 53% बार्ली प्रोडक्शन राजस्थान में ही होता है। सिमिलरली सूला विनयार्ड के भी वाइनरीज महाराष्ट्र और कर्नाटका में हैं जो इंडिया के टॉप ग्रेप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। रैडिको खैतान के भी डिस्टिलरीज उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हैं। ये 2 स्टेट्स टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जो स्पिरिट्स बनाने के लिए रैडिको खैतान के लिए एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। लेकिन अगर आप एलीड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स का रॉ मटेरियल कॉस्ट देखो तो ये थोड़ा ज्यादा है, लगभग 16%। ये कंपनी स्पिरिट्स बनाती है जैसे विस्की, रम वगैरह। एंड इनके अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का लैंडस्केप देखें तो दे डोंट हैव एनी फैसिलिटी इन उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में भी इनकी एक ही डिस्टिलरी है, तो इन्हें रॉ मटेरियल दूसरे स्टेट से प्रोक्योर करना पड़ता है जो शायद थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता होगा। अब आ जाते हैं दूसरे कॉस्ट पे, पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट। ये कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का लगभग 6 to 11% होता है। अल्कोबेव के फ्लेवर्स को मेंटेन करने के लिए अच्छी पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस डिफरेंट टाइप के अल्कोहल के लिए डिफरेंट पैकेजिंग नीडेड होती है। क्योंकि बियर एक हैवी प्रोडक्ट है, बियर के लिए कैंस या ग्लास बॉटल्स ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज कंपेयर टू स्पिरिट्स और वाइन। इसीलिए शायद यूनाइटेड ब्रूअरीज का पैकिंग मटेरियल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस सबसे ज्यादा है, अराउंड 16%।
अब देखो, ग्लास बॉटल मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत एक्सपेंसिव और एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। इसमें सैंड, लाइम और सोडा जैसे रॉ मटेरियल्स को बहुत हाई टेम्परेचर अराउंड 1600 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। वाइन के लिए एक ग्लास बॉटल 7 to 15 रुपीज का पड़ता है। तो कंपनीज इस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए ग्लास बॉटल का वेट रिड्यूस करने का ट्राई करती है और रिसाइकल्ड बॉटल्स को यूज करना चाहती है। इससे प्रॉफिटेबिलिटी तो इंप्रूव होता ही है, साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी रिड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड ब्रूरीज के ऑलमोस्ट 95% ग्लास बॉटल्स रीयूज या रिसाइकल होते हैं। रैडिको खेतान ने भी अपना रिसाइकल्ड बॉटल्स का कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल ईयर 19 में 4.5% से बढ़ाकर फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 20.8% कर दिया है। अब आ जाते हैं थर्ड मेजर कॉस्ट पे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इस कॉस्ट को समझने के लिए पहले इस सेक्टर के डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को समझना इंपॉर्टेंट है। एल्कोबेव सेक्टर में 3 डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स होते हैं, कॉर्पोरेशन मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल और होलसेल मॉडल। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल। इस मॉडल में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर फिर रिटेलर्स को प्रोडक्ट्स देता है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर दोनों प्राइवेट एंटिटीज होते हैं। ये मॉडल महाराष्ट्र, असम एंड गोवा जैसे स्टेट्स में चलता है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेशन मॉडल। इस मॉडल में कंपनी और रिटेलर के बीच एक कॉर्पोरेशन होता है। ये कॉर्पोरेशन एक स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है विद अ मोनोपोली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स टू रिटेलर्स। कॉर्पोरेशन मॉडल में यूजुअली रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट एंटिटीज के पास होता है, लेकिन तमिलनाडु में रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन भी कॉर्पोरेशन कंट्रोल के अंडर है। तीसरा मॉडल है होलसेलर मॉडल। इस मॉडल में इंटरमीडियरी एक होलसेलर होता है। दोनों रिटेलर और होलसेलर प्राइवेट एंटिटीज होते हैं। ये मॉडल दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और सिक्किम जैसे स्टेट्स में चलता है। अब इस टेबल को आप एक बार देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें तीनों मॉडल्स समराइज किए हुए हैं अच्छे से। एल्कोबेव सेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन लैंडस्केप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ये काफ़ी फ्रेगमेंटेड है, काफ़ी रेगुलेटेड भी है, और तो और हर स्टेट में अलग अलग मॉडल चलता है। तो कंपनीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स, कॉर्पोरेशंस और होलसेलर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है ताकि डिस्ट्रीब्यूटर लॉयल्टी बनी रहे और उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में पुश होते रहें। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कंपनीज के रेवेन्यू का कुछ 1.5 to 3% होता है। ये नंबर थोड़ा छोटा जरूर लग रहा होगा, बट ये कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च नहीं करेंगे तो उनके प्रोडक्ट्स कस्टमर्स तक नहीं पहुंचेंगे। अभी तक हमने एल्कोबेव कंपनीज के मेजर मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को समझा, लेकिन क्या आपको पता है इस सेक्टर में कंपनीज के लिए सबसे बड़ा कॉस्ट क्या है? ना रॉ मटेरियल, ना डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे बड़ा कॉस्ट है एक्साइज ड्यूटी। जी हाँ, कंपनीज का 55 to 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एक्साइज ड्यूटी में ही चला जाता है। रैडिको खेतान का तो ये कॉस्ट 70% से भी ज्यादा है। मतलब अगर आप एक 100 रुपीज की दारू खरीदते हो तो उसमें कंपनी का 55 to 60 रुपीज एक्साइज ड्यूटी में चला जाता है, 8 to 13 रुपीज रॉ मटेरियल में, 6 to 11 रुपीज पैकेजिंग मटेरियल में और 1.5 to 3 रुपीज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। नेट कुछ 13 to 30 रुपीज बचता है बाकी सारे कॉस्ट्स निकालने के लिए। और बाकी एक्सपेंसेस के बाद एल्कोबेव कंपनीज का पैट, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, कुछ 1 to 2% के आसपास होता है। लेकिन ये सारा तो नंबर समझ में आ गया, यूनिट इकोनॉमिक्स समझ में आ गई। ये बात समझ नहीं आई कि एक्साइज ड्यूटी इतना हाई क्यों होता है। देखो, अल्कोहल एक स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए एक्साइज ड्यूटी एक इंपॉर्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम है। मोस्ट स्टेट्स के लिए ये टॉप 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स में से एक है। जब भी कोई स्टेट के रेवेन्यूज कम होते हैं तो वो अल्कोहल पे एक्साइज ड्यूटीज बढ़ा लेते हैं और उसी से वो कंपनसेट करते हैं। उत्तर प्रदेश का 20% से ज्यादा टैक्स रेवेन्यू एक्साइज ड्यूटी से ही आता है। एंड हर स्टेट में एक्साइज ड्यूटी अलग होती है। लाइसेंस फीस, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन, रिटेलर मार्जिन, ये सब भी अलग होते हैं और इसी वजह से हर स्टेट में अल्कोहल प्राइसेस भी अलग होते हैं। ये देखो, मैकडॉवेल्स नंबर 1 विस्की का 750 ml वाला पैक का प्राइस मध्य प्रदेश में 985 रुपीज़ का है, जबकि गोवा में ये सिर्फ 320 रुपीज़ का है। गोवा में प्राइस 1/3 है। सिमिलरली किंगफिशर का 650 ml का स्ट्रॉन्ग बियर मध्य प्रदेश में 220 रुपीज़ का बिकता है और केरला में सिर्फ 110 रुपीज़ का। और आपको पता है इससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है? ये प्राइसेस फिक्स्ड नहीं रहते। अल्कोबेव मार्केट में MRP कभी भी चेंज किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टेट एक्साइज ड्यूटी।
यूजुअली ये रिविजन्स एनुअली होते हैं, बट महाराष्ट्र में एमआरपीज कैन बी रिवाइज्ड थ्रू आउट द ईयर एंड केरला एंड तेलंगाना जैसे स्टेट्स में 3-4 ईयर्स में एमआरपी रिवाइज होता है। शायद इसीलिए अल्कोबेव कंपनीज के लिए एक्साइज ड्यूटी ऑलमोस्ट हर साल फ्लक्चुएट करता रहता है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अभी हाल ही में यूनाइटेड ब्रूअरीज ने तेलंगाना में सप्लाई टेम्पररी बंद कर दिया था। उनको ना बेसिकली वहाँ प्राइस हाइक्स का अप्रूवल नहीं मिला, उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहे थे मोस्टली इन्फ्लेशन की वजह से, प्लस दे हैड अनपेड ड्यूज फ्रॉम तेलंगाना बेवरेजेस कॉर्पोरेशन। तो तेलंगाना में यूबीएल के लिए शायद ऑपरेशंस अनसस्टेनेबल हो रहे थे एंड इसीलिए उन्होंने सप्लाई बंद कर दी। इससे तेलंगाना कुड लूज 4,500 करोड़ इन एक्साइज ड्यूटी रेवेन्यू, प्लस बियर मार्केट को भी नुकसान हो सकता था क्योंकि तेलंगाना इंडिया का बियर मार्केट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है 14% का। लेकिन अब सप्लाई रिज्यूम हो गया है और यूबीएल को प्राइस हाइक्स का भी अप्रूवल मिल गया है। तो अब एक बात तो आपको समझ आ गई होगी, अल्कोबेव सेक्टर हेवीली रेगुलेटेड है। हर स्टेट में अल्कोहल रेगुलेशंस अलग है, ड्रिंकिंग एज अलग है, कुछ स्टेट्स में तो अल्कोहल बैंड भी है। कंपनीज को हर स्टेट में अलग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल और प्राइसिंग सेट करना पड़ता है। सेक्टर में काफ़ी अनसर्टेनिटीज भी हैं। किसी स्टेट ने अल्कोहल बैन कर दिया अगर तो, इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद एमआरपी नहीं बढ़ाने दिया तो, इन्हीं हैवी रेगुलेशंस की वजह से शायद इस सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर्स नहीं हैं और जो भी नए प्लेयर्स आते हैं वो एक छोटा मार्केट डोमिनेट करते हैं, बट वो पूरा पैन इंडिया स्केल अप नहीं कर पाते हैं। चलिए इस सेक्टर का स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि कितने ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। अल्कोहल सेक्टर का 60% मार्केट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है, बचा हुआ 40% अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। ये एक मेजर कंसर्न भी है क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स कई बार इलीगली भी खराब क्वालिटी वाला अल्कोहल बेचते हैं, विच कैन बिकम अ मेजर हेल्थ हजार्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें तो ये इंडस्ट्री काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। मेजर मार्केट शेयर यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूअरीज, पर्नो रिकार्ड और रैडिको खैतान जैसे प्लेयर्स के पास है। IMFL कैटेगरी में टॉप 3 प्लेयर्स ही ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। बियर मार्केट भी काफी कॉन्सेंट्रेटेड है, सिर्फ 3 प्लेयर्स 90% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं और ये एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स आज के खिलाड़ी नहीं है, वो डेकेड से इस बिजनेस में है। ऐसा क्यों? देखो, इस बिजनेस में काम सिर्फ प्रोडक्ट पे खत्म नहीं होता, वैल्यू चेन के हर स्टेप पे लाइसेंसेस लगते हैं। महाराष्ट्र में तो एक अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए 10,000 से भी ज्यादा लाइसेंसेस एनुअली लगते हैं। रेगुलेटरी अप्रूवल्स, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग का टेक्निकल नो हाउ, हाई केपेक्स, ये सब बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट करते हैं फॉर न्यू प्लेयर्स। एंड इस सेक्टर में एक और बड़ा चैलेंज है, अल्कोबेव सेक्टर में डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग या अबव द लाइन मार्केटिंग बैंड है। मतलब अल्कोबेव कंपनीज टीवी, रेडियो, प्रिंट या बिलबोर्ड्स के थ्रू डायरेक्टली अपने अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रमोट नहीं कर सकते हैं। बट अब माल तो बेचना है, प्रॉफिट तो कमाना है, तो अल्कोहल कंपनीज सरोगेट मार्केटिंग पर रिलाई करती है। सरोगेट मार्केटिंग मतलब दूसरे प्रोडक्ट्स के थ्रू इनडायरेक्टली ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड करना। फॉर एग्जाम्पल, किंगफिशर अपने पैकेज वाटर के लिए एड्स करता है, इससे उनका ब्रांड विजिबिलिटी और माइंड शेयर बढ़ता है। पर्नो रिकार्ड का ब्रांड रॉयल स्टैग भी अपने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को प्रमोट करता है। कंपनीज इवेंट्स भी स्पॉन्सर करते हैं, स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं एंड क्योंकि इस सेक्टर में इतना इंटेंस कंपटीशन है, ब्रांड सरोगेट मार्केटिंग पे ही 1-2% ऑफ देयर रेवेन्यू खर्च कर देते हैं। सुला विनयार्ड्स तो अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑप्स का 8% एडवर्टाइजिंग पे खर्च करता है। लेकिन अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सरोगेट मार्केटिंग पे भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा दिए हैं। देखो, यूजुअली कंपनीज सरोगेट मार्केटिंग के थ्रू अपने ब्रांड लोगोस को प्रमोट करते हैं, तो जब कंज्यूमर्स किसी अल्कोहलिक बेवरेज पे इस ब्रांड का लोगो देखते हैं, फेमिलियरिटी की वजह से उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और वो उस ड्रिंक को ट्राई करते हैं। लेकिन अब न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से अगर एक सेलिब्रिटी सोडा, पैकेज वाटर या टी-शर्ट जैसे प्रोडक्ट्स इंडोर्स करता है तो उन्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उन प्रोडक्ट्स की मैसेजिंग, ब्रांडिंग या पैकेजिंग अल्कोहल को रिजेंबल नहीं करती है। इन गाइडलाइंस के वायलेशन पे 50 लाख रुपीस का फाइन लग सकता है। लेकिन जहां इतने चैलेंजेस और रेगुलेशंस हैं, वहीं इस सेक्टर में काफी ग्रोथ ड्राइवर्स भी हैं और शायद यही ग्रोथ ड्राइवर्स देख के न्यू एज स्टार्टअप्स भी इस सेक्टर में एंटर कर रहे हैं। तो एक एक करके देखते हैं कौन से ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। पहला, हमारा पॉपुलेशन काफी यंग है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हमारा मीडियन एज ही कुछ 28 to 29 ईयर्स के आसपास है। ये पॉपुलेशन ड्रिंकिंग एज में भी है और यूजुअली अनवाइंड करने के लिए अल्कोहलिक बेवरेजेस कंज्यूम कर रहा है। दूसरा, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है।
2050 तक एक्सपेक्टेड है कि 50% इंडियंस अर्बन एरियाज में रहेंगे। अब रोज के भागदौड़ से बचने के लिए सोशल ड्रिंकिंग भी बढ़ रहा है। शायद इसीलिए वाइन का ग्रोथ अल्कोहल मार्केट में फास्टेस्ट ग्रोथ दिखा रहा है। हाँ, वाइन अभी पूरे मार्केट का सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ 15% CAGR वर्सेस IMFL कैटेगरी का 8% CAGR। तीसरा, वर्कफोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और बढ़ते वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के साथ देयर इज अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ विमेन कंज्यूमिंग अल्कोहल। ऐसा सिमिलर ट्रेंड हमने सिगरेट्स के टाइम पे भी देखा था, सिगरेट्स के ग्रोथ के टाइम पे भी देखा था, जब विमेन और वर्कफोर्स में आ रही थी और वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट कर रही थी एंड सिगरेट सेक्टर में भी ग्रोथ हो रही थी। लेकिन आपको पता है इस इंडस्ट्री के लिए इन तीनों से भी बड़ा ग्रोथ ड्राइवर क्या है? प्रीमियमाइजेशन। एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। वो जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इस स्पेस में, वो भी शायद इसी ट्रेंड पे कैपिटलाइज करने के लिए किया जा रहा है। चलिए डिटेल में समझते हैं। इंडिया का एफ्लुएंट पॉपुलेशन बढ़ रहा है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट ने प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया का एफ्लुएंट पॉपुलेशन 2027 तक 13% CAGR से बढ़ेगा एंड 10 करोड़ हो जाएगा। ये नंबर अभी कुछ 6 करोड़ पे है और न्यू एज स्टार्टअप्स इसी सेगमेंट को केटर कर रहे हैं। वो प्रीमियम पोजिशनिंग, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, यूनिक फ्लेवर्स और प्रीमियम पैकेजिंग के साथ मार्केट में एंटर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ स्पिरिट्स ने इंडिया का पहला क्राफ्ट जिन लॉन्च किया था, ग्रेटर दैन एंड हापुसा। हैंडक्राफ्टेड स्मॉल बैचेस में बनाया जाता है। पिस्तोला भी प्रीमियम क्राफ्ट टकीला के सेगमेंट में आया है। इस स्पेस में एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स 2 रूट से एंटर कर रहे हैं। पहला, वो अपने प्रीमियम प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज एक्सपैंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सुला विनयार्ड्स, इनका 68% रेवेन्यू एलीट और प्रीमियम कैटेगरी से आ रहा है। एंड दूसरा, वो न्यू एज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं एंड इट ऑल्सो मेक्स बिजनेस सेंस फॉर देम। प्रीमियम प्रोडक्ट्स में वो हायर प्राइसेस चार्ज कर पा रहे हैं, कमांड कर पा रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स क्वालिटी के लिए ज्यादा पे करने को रेडी हैं। और हायर प्राइसेस मतलब हायर मार्जिन्स। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें मार्जिन्स बहुत कम है और जिसमें मेजर रेवेन्यू एक्साइज ड्यूटी में ही चला जाता है, उसमें हायर मार्जिन्स वाले प्रोडक्ट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर कर सकते हैं इन सारे कंपनीज के लिए। स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल ने भी प्रीमियम अल्कोबेव सेगमेंट को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल ने नवंबर 2021 में टैक्स कट्स किया था, जिसकी वजह से MRP 7 to 40% तक गिर गई थी। एज अ रिजल्ट, प्रीमियम कैटेगरी के सेल्स सिर्फ एक ईयर में 61% बढ़ गए थे। ये तो थे करंट ट्रेंड्स जिन पे कंपनीज कैपिटलाइज कर रही हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स की। देखो, फ्यूचर की बात करें तो हमने इतने बार डिस्कस किया है अभी कि प्रीमियमाइजेशन तो सबसे बड़ा ट्रेंड निकल के ही आ रहा है। जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग और प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। 2023 में 1000 रुपीज से ज्यादा प्राइस वाले स्पिरिट्स का डिमांड 48% बढ़ गया था ईयर ऑन ईयर, जबकि 500 रुपीज से कम वाले प्रोडक्ट्स सिर्फ 12% बढ़े। तो ये एक स्टैट है जो दिखाता है कि वो प्रीमियम हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। एंड सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट्स ही नहीं, कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस पे भी खर्च कर रहे हैं। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्यूचर ट्रेंड है। इंडिया में लाइव इवेंट्स और म्यूजिक फेस्टिवल्स पॉपुलर हो रहे हैं। लास्ट ईयर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 26,000 से ज्यादा लाइव इवेंट्स अटेंड किए। 2019 से कंपेयर करें तो ये नंबर डबल हो गया है। अब तो टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में भी कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, जो इन सिटीज के इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। अल्कोबेव ब्रांड्स भी कॉन्सर्ट्स और लाइव इवेंट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द यंगर क्राउड एंड इंक्रीज देयर ब्रांड विजिबिलिटी। एंड यंगर जनरेशन के लिए ना, अल्कोहल सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक सोशल इवेंट है, एक एक्सपीरियंस बन गया है लग रहा है। अब लोग सिर्फ अल्कोहल कंज्यूम करना नहीं चाह रहे, बट सीखना भी चाह रहे हैं कि ये बनता कैसे है। और इसी वजह से वाइन टेस्टिंग्स, क्राफ्ट बियर वर्कशॉप्स और डिस्टिलरी टूर्स भी पॉपुलर हो रहे हैं। सुला विनयार्ड्स ने नासिक में अपना वाइन टूरिज्म हब सेटअप किया है, जहां लोग वाइनयार्ड्स एक्सप्लोर करते हैं और वाइन टेस्टिंग सेशंस एंजॉय करते हैं। एंड ये सेगमेंट में वो काफी अच्छा कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में सुला का वाइन टूरिज्म बिजनेस 20% से भी ज्यादा से बढ़ा, एज कंपेयर टू ओनली 10% ईयर ऑन ईयर ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ। वाइन के साथ साथ बियर का पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है। बीरा 91 एंड व्हाइट आउल जैसे ब्रांड्स ने क्राफ्ट बियर कल्चर को अर्बन इंडिया में एस्टैब्लिश कर दिया है। इंटरेस्टिंगली, बियर का डिमांड अभी इंडिया में सीजनल है।
समर्स में स्पेशली आईपीएल जैसे टूर्नामेंट्स के टाइम बियर का डिमांड बढ़ता है और फिर डिप करता है। अप्रैल टू जून क्वार्टर ही बियर इंडस्ट्री का लगभग 45% सेल्स कंट्रीब्यूट करता है। विंटर मंथ्स यानी अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में इंडिया में वाइन का सेल्स बढ़ता है। इन सब के साथ एक और ट्रेंड दिख रहा है, रेडी टू ड्रिंक या आरटीडी अल्कोहल बेवरेजेस का ट्रेंड। कंज्यूमर्स क्विक और कन्वीनियंट ड्रिंकिंग सॉल्यूशंस जैसे कैंड कॉकटेल्स या आरटीडी ड्रिंक्स प्रेफर कर रहे हैं। पर्नो रिकार्ड और ओबी कॉकटेल्स जैसे प्लेयर्स ने आरटीडी सेगमेंट में अच्छी प्रेजेंस बना ली है। एंड ऑनेस्टली अगर पास्ट ट्रेंड्स को देखकर फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है तो अभी हमारे पास रूम टू ग्रो काफी ज्यादा बड़ा है। इंडिया का पर कैपिटा अल्कोहल कंजम्पशन सिर्फ 3.2 लीटर्स है, ग्लोबल एवरेज 5 लीटर्स का है। और अगर हम चाइना का अल्कोहल ग्रोथ स्टोरी देखें तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ से काफी क्लोजली लिंक्ड होता है। 1980 में चाइना का पर कैपिटा वाइन कंजम्पशन सिर्फ 170 ml था और 2000 तक ये 1 लीटर हो गया था। इस पीरियड में उनका पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा, $195 से $960 हो गया था। शायद इंडिया का भी अल्कोबेव मार्केट उसी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है जहां हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे अल्कोहल बेवरेज सेक्टर को बढ़ा सकता है। लेकिन हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ अल्कोबेव मार्केट की अवेयरनेस बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ यूएस और स्विट्जरलैंड में अल्कोहल कंजम्पशन आज के दिन गिर रहा है। यस, अल्कोहल के हार्मफुल इफेक्ट्स का अवेयरनेस भी साथ ही साथ बढ़ रहा है एंड लोग हेल्थियर लाइफस्टाइल्स और हैबिट्स की तरफ जा रहे हैं। फोर्ब्स के एक आर्टिकल के हिसाब से जेनजीज ऑन एवरेज 20% कम ड्रिंक कर रहे हैं दैन मिलेनियल्स एंड इवन मिलेनियल्स ड्रिंक लेसर दैन द प्रीवियस जनरेशन। ये एक ऐसी चीज है जो जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। बट क्या ये लॉन्ग टर्म में ग्लोबल अल्कोबेव सेक्टर के लिए एक थ्रेट हो सकता है? और क्या इससे बचने के लिए कंपनीज नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस पे फोकस शिफ्ट करेगी? ये वक्त ही बताएगा। मुझे तो इनका आंसर यस लगता है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको क्या लगता है इस सेक्टर का फ्यूचर कैसा होगा? कौन से ट्रेंड्स आ सकते हैं और कौन से पॉलिसीज आ सकते हैं जो इस सेक्टर को शेप करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। एंड देखो, इस वीडियो से हम अल्कोहल कंजम्पशन प्रमोट बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, बस इस सेक्टर को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं ताकि आप समझें कि एक हेवीली रेगुलेटेड सेक्टर कैसे वर्क करती है और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर इससे आपको सीखने मिला तो इसे आप जरूर लाइक करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी पक्का से कर लेना। एंड आपके और भी कुछ इंसाइट्स हो तो वो भी शेयर कर देना। और भी कौन से सेक्टर्स हम कवर करें वो आप कमेंट्स में बता देना। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।